Hello children, this is the platform of the Academy and the chapter that we started previously, that was tenses. We will continue with that chapter today. So the present tense we have already discussed. Now today we have to start with the past tense. Okay, so let's begin with the past tense. Now, as the name suggests, past tense means something that has happened in the past. जो बीते हुए कल में हो चुका है उसे हम लिखते हैं past tense में. ठीक है? So let's read. The past tense expresses an action that has already taken place or refers to a state of being that existed before the time of speaking. तो दो चीजें हैं इसके अंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसा एक्शन एक ऐसा एक्शन जो ऑलरेडी हो चुका है. ठीक है, यानी वो काम हम पास्ट में कर चुके हैं. और an action that has already taken place or something that existed before the time of speaking. और कोई ऐसी चीज जो बोलने वाले समय से पहले एग्जिस्ट कर रही थी, अब नहीं कर रही है. जैसे आई वॉज वेरी गुड स्टूडेंट, ठीक है, एट स्कूल, यानी कि स्कूल में भी बहुत अच्छा स्टूडेंट था. यानी कि अब तो पढ़ाई खत्म हो गई है, वो स्टूडेंट नहीं रह गए होंगे, अब वो क्या कहते सकता है कोई काम करने लगे हैं. तो जब वो स्टूडेंट थे तो वो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे. तो ये क्या है, ये एक पास्ट टेंस वाली चीज हो गई जो अभी नहीं है बल्कि पिछले बीते हुए समय में थी. ठीक है, और वैसे ही कोई ऐसा एक्शन जो कि पहले हो चुका है. आई वेंट टू द लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी गया, तो ये काम भी पास्ट में हो चुका है. तो ऐसी चीजों को हम लिखते हैं पास्ट टेंस में. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू द सिंपल पास्ट टेंस. जैसे कि हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, वेयर वी हैव स्टडीड कि जो काम होते हैं उनको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, जिसमें हैबिचुअल एक्शंस थे, यूनिवर्सल ट्रूथ थे, जिनके ऊपर टाइम का कोई फर्क नहीं पड़ता. वो हमारा सिंपल प्रेजेंट था. वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट सिंपल पास्ट क्या है. सिंपल पास्ट वो चीज है जो काम होते थे. ठीक है, अब वो काम नहीं होते लेकिन वो पास्ट में काम होते थे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या आता है, टू एक्सप्रेस अ पास्ट हैबिट. कोई ऐसी हैबिट जो हमारे अंदर पास्ट में थी लेकिन अब नहीं है. एग्जाम्पल, टू आई वेंट टू बेड अर्ली व्हेन आई वाज इन स्कूल. जब मैं स्कूल में था तब मैं जल्दी सोने के लिए चला जाता था. तो ये एक ऐसी हैबिट थी जो मेरे अंदर अब नहीं है लेकिन पहले थी जब मैं स्कूल में था. ठीक है, तो सबसे पहले कोई पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए वी यूज द सिंपल पास्ट टेंस. अच्छा, वन थिंग मोर, हियर यू कैन सी द वर्ब व्हिच वी आर यूजिंग. दिस इज वेंट. नाउ वेंट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ गो. ठीक है, सो रिमेंबर वन थिंग, दैट इन द सिंपल पास्ट टेंस वी ऑलवेज यूज द वर्ब सेकंड फॉर्म. हम यहाँ पे हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म पर यूज करते हैं. फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट में लगती है और सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट में लगती है. ठीक है, तो पहला केस वो हो गया व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पास्ट हैबिट. सेकंड केस, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग. कोई ऐसा काम जो जिस समय बोला गया है उसके पहले ही हो चुका है. दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग. एग्जाम्पल, द डांसर्स परफॉर्म्ड वेल. यानी कि डांस हो गया, डांस खत्म हो गया. ठीक है, उसके बाद उस पर जब रिव्यू दे रहे हैं या फीडबैक दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि द डांसर्स परफॉर्म वेल, कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. तो अगेन यू कैन सी ईडी हैज बीन एडेड. ठीक है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ईडी ऐड कर देते हैं. इसकी फर्स्ट फॉर्म परफॉर्म है और इसकी सेकंड फॉर्म हो गई परफॉर्म्ड, यानी कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया. ठीक है, excuse me. Okay, now the third case, to express an action that took place over a period of time in the past. कोई ऐसा काम जो एक लंबे समय तक हुआ पास्ट में. ठीक है, लेकिन वो शुरू भी पास्ट में हुआ और पास्ट में खत्म भी हो गया. एग्जाम्पल, आई वर्कड इन अ स्कूल फ्रॉम 2000 to 2002 to narrate
नहीं, दिस इज नॉट हियर, ये कट कर देंगे। ओनली आई वर्कड इन अ स्कूल। अच्छा ओके, दैट इज द फोर्थ केस, सॉरी। आई वर्कड इन अ स्कूल फ्रॉम 2000 to 2002। तो ये एक ऐसा एक्शन है जो पास्ट के एक पीरियड ऑफ टाइम में हुआ। कब से कब तक? 2000 से लेकर 2002 तक। फ्रॉम 2000 to 2002 this action took place. He worked in a school. That means this also comes in the simple past। इसको भी हम simple past में, past indefinite में लिखेंगे। And the fourth case, to narrate a story। when we are telling a story to someone, किसी को हम स्टोरी सुना रहे हैं, तो स्टोरी में जो चीजें हुई हैं वो ऑलरेडी हो चुकी हैं, वो पास्ट में होकर खत्म हो गई हैं, ठीक है। तो फॉर दैट ऑल्सो वी यूज द सिंपल पास्ट टेंस। हाउ? देयर लिव्ड अ माइटी किंग इन अ ह्यूज पैलेस। कि एक बड़े से पैलेस में एक बहुत ही महान राजा रहा करता था, ठीक है। तो अगेन वी आर यूजिंग लिव्ड, दैट मीन्स नाउ ही इज नॉट लिविंग, इट लिव्ड एट अ सर्टेन टाइम। एक समय था पास्ट में जब वो रहता था। So in all these four cases, we use the simple past tense. And how we use the simple past tense? We use the second form of the verb here. तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है? By just adding ed और by adding t, we form the second form, ठीक है। जैसे play है, तो in play we add ed, so it becomes played। So it is the verb second form, play is verb first form and played is verb second form, ठीक है। In some cases we add t, for example learn, in the past tense becomes learned। So here we are adding t, ठीक है। And in some cases they are completely different। For example for go, the past tense is went। So a table of all these tenses and their all these verbs and their forms has already been given to you in the previous classes। छोटे classes में आपने already इसको पढ़ा हुआ है। If you want to revise it, then you can get it from internet, or we can also make a different video on the forms of verb, okay। Otherwise this is something that you've already done in your junior classes। So these are the four cases where we use the simple past tense, जहां काम होते थे, ठीक है, या काम हुए होंगे, नॉट होंगे बिकॉज दैट इज द फ्यूचर हो जाएगा, बट होते थे वाला केस जो है वो सिंपल पास्ट का है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, द फोर केसेस। So now we move to the next one, next form of the past, that is past continuous tense। So in a very similar manner like we did the simple present continuous tense, very similar to that is the past continuous tense। present continuous tense में क्या हो रहा था? वहां पर हम लोग उन चीजों को लिख रहे थे जो काम हो रहे हैं, that means they are still continuing, और अभी आंखों के सामने हो रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। नाउ पास्ट कंटिन्यूअस सेज व्हाट? वो काम जो हो रहे थे, ठीक है, यानी कि जिस समय की हम बात कर रहे हैं, at that time it was in continuation, at that time it was happening। So those things are written in past continuous tense। So as I've already told you that in the continuous tense what we do, we use the ing form of the verb। Remember जहां भी continuous दिख जाएगा, you have to keep in this mind that we'll always use the verb ing form। तो फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर फिर पहचानेंगे कैसे कि कहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कहाँ पास्ट कंटिन्यूअस है, बिकॉज एवरीवेयर वी आर यूजिंग द आईएनजी फॉर्म ओनली। तो हियर द चेंज अकर्स इन द हेल्पिंग वर्ब। If you remember, in the present continuous tense, we were using am, is, or are before the ing form। I am going, she is going, they are going, ठीक है। तो before the main verb we were using am, is, or are, which were the helping verbs। In the same manner, in the past continuous tense, we will use two verbs which are was and were, which are was or were। So was is used for singulars and were is used for first person and also for the third person, ठीक है।
first, second and third. For first and second person and for the third person in the plural case we use were, and for the singular cases we use was. As we'll discuss, I will tell you more in detail. So the past continuous tense, अब पढ़ते हैं कि past continuous tense लगता कहाँ पर है. So the first case, to express an action going on at some time in the past. जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, कोई ऐसा काम जो पास्ट में हो रहा था, ठीक है, अभी नहीं हो रहा है, पास्ट में वो काम हो रहा था, उस समय की बात कर रहे हैं, तो वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस. एग्जांपल, शी वाज knitting all evening on Sunday. तो संडे हैज पास, वी आर टॉकिंग अबाउट एनी अदर डे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, किसी भी दिन की बात कर रहे हैं. और कहने कि संडे को पूरी इवनिंग शी वाज डूइंग व्हाट, शी वाज निटिंग, वो बुनाई कर रही थी. तो दिस इज व्हाट, दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि संडे को ये काम हो रहा था. ओके, नाउ द सेकेंड केस, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज अ हैबिट इन द पास्ट. कोई ऐसा हैबिट जो पास्ट में थी, जब उसको एग्जैक्टली बताया जा रहा है कि वो हैबिट थी क्या, उसमें वो क्या करता था, तो दैट इज ऑल्सो रिटन इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. कैसे? द शेफ वाज ऑलवेज प्रिपेयरिंग डिलीशियस फूड फॉर हिज क्लाइंट्स बिफोर द रेस्टोरेंट क्लोज डाउन. कि रेस्टोरेंट के बंद हो जाने से पहले शेफ वाज ऑलवेज प्रिपेयरिंग डिलीशियस फूड. तो दिस ऑलवेज प्रिपेयरिंग डिलीशियस फूड is telling about a habit that existed in the past. ये शेफ की आदत थी जो अभी नहीं है, वो पास्ट में ऐसा करता था. ठीक है, तो always preparing delicious food. So here was is your helping verb and preparing is your main verb. Was preparing. तो ये वो केस है जहां पर कोई एक्शन हम लोग तब वो हो रहा है जब वो हैबिट थी एक पास्ट की, अब नहीं है. ठीक है. Now, the third case, to indicate an action which had started at some time but had not ended at the time when some other action took place. कोई ऐसा एक्शन जो एक ऐसे टाइम पर हुआ, which start हुआ but had not ended at the time when some other action took place. यहाँ पे यानी दो एक्शंस की बात हो रही है. तो जब पहला दूसरा एक्शन हो रहा था तब तक पहला एक्शन खत्म नहीं हुआ था. An action which had started at some time but had not ended at the time when some other action took place. एक ऐसा एक्शन जो शुरू हुआ लेकिन वो तब तक खत्म नहीं हुआ जब तक दूसरा एक्शन शुरू हो गया. Example, the lady was coughing when I entered the room. So here you can see two actions are there. One action is coughing and the another action is entered. तो यहां पर उसके एंटर होने से पहले ही कफिंग शुरू हो गई थी और एंटर होने के बाद भी कफिंग चल रही थी. ठीक है, द लेडी वॉज कफिंग व्हेन आई एंटर्ड द रूम. तो एंटर होने के पहले से कफिंग चालू हो गई. तो एन एक्शन विच स्टार्टेड एट सम टाइम, और एंटर होने के बाद भी वो एक्शन नहीं रुका, एंड नॉट एंडेड एट द टाइम व्हेन सम अदर एक्शन टुक प्लेस. ठीक है, so this is the case where we use a past continuous tense, but with past continuous you can also see simple past is also here. तो यहाँ पे दो केसेस हैं, दो टेंसेस हैं, ये वाला पास्ट कंटिन्यूअस का है और ये वाला सिंपल पास्ट का. इसका और एग्जांपल ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल, the girls were solving the puzzle when their parents arrived. The girls were solving the puzzle when their parents arrived. So here were solving is the past continuous tense and when their parents arrived is the simple past tense. ठीक है,
तो जब उनके पेरेंट्स अराइव हुए उसके पहले से वो सॉल्व कर रही थी और उनके आने पर भी वो सॉल्व कर रही थी. So this is the case where two actions are happening. One has started before and it is still continuing when the second action also started. ठीक है. So this is the case of past continuous tense. यहाँ इन जगहों पर हम लोग past continuous लगाते हैं. तो काम अगर होता था या हो गया तो that is simple past tense, और काम हो रहा था that is your past continuous tense. Okay, I hope this thing is clear. If you want you can note down the second example also. The girls were solving the puzzle when their parents arrived. ठीक है students? Okay, now let's move further to the third type, that is a past perfect tense. Now before beginning with the past perfect tense, let me give you a little bit revision of what we did in the present perfect tense. ये already हम लोगों ने पढ़ा हुआ है that in the present perfect tense we talk about those actions that started somewhere in the past and they have finished just before the time when we were talking. कि काम जो है वो शुरू हुआ और जिस समय की हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं उसके थोड़े से टाइम पहले वो काम होकर खत्म हो गया. तो काम खत्म हो चुका है तो वो हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अभी थोड़ी देर पहले वो काम होकर खत्म हो चुका है तो दैट इज योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. लेकिन व्हाट इज द पास्ट परफेक्ट टेंस? व्हेन द एक्शन completed somewhere in the past, then that is the case of past perfect tense. यानी काम को खत्म हुए अगर बहुत समय बीत गया है तो फिर वो काम कहलाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस का. काम खत्म हो चुका था दैट इज योर पास्ट परफेक्ट टेंस. काम खत्म हो चुका है दैट इज योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और काम खत्म हो चुका था दैट इज योर पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके, सो द रूल्स एंड somewhere are very similar, that in the present perfect tense, as we use the verb third form, similarly here also we'll use the third form of the verb. Similarly here also we'll use the third form of the verb. ठीक है, but before that we'll use a helping verb. When in the very similar case as we did in the continuous tense कि ing form दोनों जगह लग रही थी but उसके पहले helping verbs बदल गए थे. So in the same manner before present perfect tense, if you remember, we use has or have. वहां पर has या have का use करते हैं, but for past perfect tense in all the person and in all the numbers we use had. हर जगह had लगती है और had के साथ verb की थर्ड फॉर्म लगती है. ओके, सो दिस इज हाउ वी फॉर्म द पास्ट परफेक्ट टेंस. अब कहां कहां पर हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, लेट्स सी दैट. फर्स्ट केस, टू डिस्क्राइब एन एक्शन that was completed before another action took place. So when there is a case of two actions happening, जहां पर दो एक्शन हो रहे हैं और दूसरा एक्शन होने से पहले पहला वाला एक्शन होकर खत्म हो चुका, दैट इज द केस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. कैसे लिखेंगे? एग्जांपल, द गर्ल्स हैड स्लेप्ट बिफोर ग्रैंडमा रिटर्न फ्रॉम द मार्केट. कि ग्रैंडमा के मार्केट से आने से पहले ही गर्ल्स जो है वो सो चुकी थी. The girls had slept before grandma returned from the market. So there you can see there are two verbs. First verb is a past perfect case and the second one is a simple past case. ठीक है, तो उनके आने से पहले girls had slept. तो यहाँ पर हम लोग has slept या has slept नहीं लगाएंगे क्योंकि तुरंत नहीं सोई हैं, उनको काफी टाइम हो चुका है सोए, तो हम लोग लगाएंगे the girls had slept. Okay. Now the second case, as the past form of the present perfect, especially in indirect speech. When we are talking about an indirect speech, तो वहां पर किसी कोई काम अगर present perfect में हुआ है
और उसका हम लोग पास्ट फॉर्म दिखा रहे हैं, तो हम लोग प्रेजेंट की जगह क्या लगा देंगे, पास्ट परफेक्ट लगा देंगे. एग्जाम्पल, रीता सेड आई हैव प्रिपेयर्ड पुडिंग. So this is your direct speech. And when we'll write this down in indirect speech, तो और टाइम बीत चुका होगा, रीता को ये बात बोले, तो have prepared का हो जाएगा had prepared. And now we'll write down Rita said that she had prepared pudding. So you can see have prepared has changed to had prepared. ये present perfect था, ये past perfect बन गया. ठीक है, यानी वो पुडिंग बना चुकी थी. Okay, so for the changing of speech also we use the past perfect form. And the third case, to report a completed action in the past. कोई ऐसा काम जो पास्ट में होकर खत्म हो चुका था, उसकी बात बाद में की जा रही है, उसको बाद में रिपोर्ट किया जा रहा है, किसी से बताया जा रहा है. So in that case we use again the past perfect tense. How? Ajay told me that he had won a prize. तो अजय ने बाद में ये बात रिपोर्ट करी, किसी को बताई कि वो प्राइज जीत चुका है, तो क्या कहेगा, अजय टोल्ड मी दैट ही हैड वन अ प्राइज. सो हैड वन. ओके, सो अगेन दिस इज योर पास्ट परफेक्ट. So we are reporting something, we are telling something to somebody, so again we are using past perfect tense. Okay, so one thing that I missed in the above two tenses is the structure that we were discussing. So let us write down the structure of past perfect, and after this I'll tell you about the previous ones also. So how will we frame the structure of past perfect tense? First of all, we'll have the subject, then we'll have the helping verb, that is had, then we'll have the verb third form, and then we'll have the object. If I compare it with an example, so for example, the boys had broken the chair. The boys had broken the chair. So here the boys is the subject, had is the helping verb, broken is the verb third form, and the chair is the object. So this is the structure of a This is the structure of a past perfect tense. Okay. Now let me tell you the structure of the previous ones also that we have not written. For simple past case, what is the structure? First we'll have the subject, then we'll have the verb second form, and then we'll have the object. For example, I drove the car. मैंने कार चलाई. I drove the car. So here I is the subject, drove is the verb second form, and the car is the object. So drove is the second form of what? Drove is the second form of drive, चलाना. ठीक है, तो drive second form में हो जाता है drove, and in the third form it becomes driven. So this is the structure of the simple past tense. Very easy. Subject, then verb second form, and then the object. Easy. Now for the past continuous case, what will be the structure?
we'll have the subject plus was or were, then we'll have the verb ing form, and then we'll have the object. And then we'll have the object. So let's write an example. The children were flying the kites. The children were flying the kites. So in this case, the children is the subject. Then because children is plural, so we are using were. It's the helping verb. Then we have the verb ing form flying, and then we have the object. So this is the structure of past continuous tense. Okay. Please write it down, and you can compare the words with the structure. I hope you have understood. And then we had the past perfect tense, whose structure I've already told you. So now let's come to the fourth form, the last form of past, that is the past perfect continuous tense. If I tell you a little bit, memorize you about the present perfect continuous tense, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो बातें लिखी जाती हैं जो काम पास्ट में शुरू हुई और होती चली आ रही हैं, दैट आर रिटन इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. दो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, those actions that started in the past and then continued in the past for a certain time and then they ended in the past. कोई ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में काफी लंबे समय तक चला, ऐसे काम को हम लिखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. ठीक है, तो बिकॉज वी हैव परफेक्ट हियर, so will we have using the using had, and then we have the continuous, so we'll be using ing form, but one more word will be added, that is been. ठीक है, तो I have been writing this essay, अगर ये हम बोल रहे हैं, this is your present perfect continuous. और अगर इसी को हम लोग past perfect continuous में बोलेंगे तो कहेंगे I had been writing an essay. ठीक है, मैं ऐसे लिखता चला आ रहा था. ठीक है, so let's see the usage. Two usages are given. First of all, to show an action that had been going on before another past action. तो पहली बात, कोई ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए जो had been going on, जो चल रहा था before another past action, किसी past में हुई एक्शन के पहले. Example, the girl had been trying to make the model of a volcano before the teacher helped her. So one action is that the girl is trying, and the second action is that the teacher helped her. ठीक है, so टीचर के हेल्प करने से पहले गर्ल वॉज मेकिंग अ मॉडल ऑफ वोल्केनो. सो हैड बीन ट्राइंग टू मेक द मॉडल ऑफ अ वोल्केनो, वो कोशिश करती चली आ रही थी मॉडल वोल्केनो का मॉडल बनाने की, और उसके बाद फिर टीचर ने उसकी हेल्प करी. ठीक है, here we can use the past continuous also, that the girl was trying to make the model of a volcano before the teacher helped her, that is also correct. Or we can also write the girl had been trying to make the model, वो बनाने की कोशिश करती चली आ रही थी. ठीक है, so this is the case of past perfect continuous. The second case, to show an action that was recently completed. तो रिसेंटली कंप्लीट के लिए मैंने बताया हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी यूज करते हैं कि काम अभी होकर खत्म हुआ है, और उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी लिख सकते हैं. हाउ? तेंदुलकर हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours बिफोर ही वाज रन आउट. तेंदुलकर 2 घंटे से खेलता चला आ रहा था
बिफोर ही वॉज रन आउट, उस आउट होने से पहले। तो हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, कोई काम 2 घंटे से चल रहा था, बिफोर ही वॉज रन आउट, उसके रन आउट होने से पहले। ठीक है, सो अगेन हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours इज व्हाट, इट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो हियर व्हाट हैपेंस, हियर वी यूज हैड, then we use been, and then we use verb third form. तो as I've already told you कि perfect tense में हमेशा जहां perfect होगा वहां third form, sorry, then we'll use the verb ing form. perfect के लिए already हम लोगों ने had लगा दिया है, तब यहाँ पे जो continuous, क्योंकि काम चलता चला आ रहा था, ठीक है, action was going on, इसलिए हम लोग ing form लगाएंगे. So what will be its structure? Its structure will be subject plus had plus been plus verb ing form and plus the object. And the example is already given above. Tendulkar here becomes the subject, had been playing, so here's the helping verb and then the verb ing form, and then the object, in place of object there's a complement here, so had been playing cricket, if I say, then cricket becomes the object. ठीक है, so this is the case of past perfect continuous tense. So I hope all the 4 forms of past are clear. We have discussed all of them. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Otherwise, the past form is done. Okay, children? So, as the name suggests, future means आने वाला कल. तो future tense basically deals about those actions that are going to happen in the coming future. वो सारे action जो आने वाले समय में होने वाले हैं, they are represented in future tenses. So the future tense refers to a state of being or an action that is expressed at a certain time in the future. तो कोई चीज जो होने वाली है वो फ्यूचर में होने वाली है, या कोई इंसान या कोई चीज कुछ बनने वाला है अभी नहीं फ्यूचर में, that is also expressed in future tense. For example, I will go to the market, तो मतलब मैं मार्केट जाऊंगा, ठीक है. So again it is talking about a future thing कि जो फ्यूचर में होगा. And secondly, for example, I will be a doctor by the next year, अगले साल तक मैं डॉक्टर बन जाऊंगा. It is what, this is a state of being. ये क्या है, कुछ होना, तो I will be a doctor, state of being, ये वाला केस हो गया. और an action that is expressed at a certain time in the future, like I will go to the market, मैं फ्यूचर में या मैं कल बाजार जाऊंगा, I will go to the market tomorrow, ठीक है. So all these cases come in the future tense. Now first of all we will be dealing with the first form, that is the simple future tense, which comes with one more name, that is future indefinite. We also call it future indefinite. So what is it? Will and shall is used with verbs in the simple future tense. So one thing that you have to be very sure about, that in this and all the future tenses we have to use 2 helping verbs, either will or shall. तो या तो हम लोग will का यूज करते हैं या तो shall का यूज करते हैं in the future tense. Okay. First of all, where do we use simple future tense? To express an action which will take place in future. कोई ऐसा एक्शन जो आने वाले समय में होने वाला है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि फ्यूचर टेंस में उसी की बात करते हैं. सो लेट्स सी द एग्जांपल. पीपल विल सपोर्ट द फाइट अगेंस्ट करप्शन, कि जो करप्शन के अगेंस्ट फाइट होगी, पीपल विल सपोर्ट इट. सो यू कैन सी विल सपोर्ट. तो हियर वी हैव यूज्ड विल, and with will we have used support, which is the verb first form. So remember, in the simple future tense we always use the verb first form. हमेशा verb की फर्स्ट फॉर्म लगती है, जो कि हमारी सिंपल फ्यूचर में, सॉरी सिंपल प्रेजेंट में भी लगती है. The same one goes with the simple future also, but the difference is that in simple present we don't use will. ठीक है, जैसे I go to market, हमने कहा मैं मार्केट जाता हूँ,
तो there before go we are not using will or shall, तो वो क्या है, वो प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है। और जब हम लोग सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं तो we use either will or shall। ठीक है, सेकेंड केस, टू एक्सप्रेस प्लान्ड और इंटेंडेड एक्शन इन फ्यूचर। कोई ऐसा काम जो हम लोगों ने प्लान किया हुआ है कि आने वाले फ्यूचर में इसको करेंगे, पहले से प्लानिंग कर लेते हैं कि इस तारीख को ये करेंगे, इस मंथ में यहाँ जाएंगे, तो दैट ऑल प्लान्स आल्सो कम इन द फ्यूचर टेंस। एग्जांपल, आई विल पिक अप माय फ्रेंड इन द आफ्टरनून, कि अभी से मैंने प्लान किया हुआ है कि मैं शाम को अपने फ्रेंड को उठाऊंगा, तो अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ सिंपल फ्यूचर। सो हियर यू कैन सी will, and with will we are using the verb first form। ठीक है, the third case, to refer to a general statement about the future। कोई ऐसी चीज, एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो आने वाले फ्यूचर में हो जाएगा, बहुत ज्यादा चांसेस हैं उसके होने के। जैसे हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि बारिश हो जाएगी या ठंड बढ़ जाएगी, या किसी कंपनी के बारे में प्रिडिक्ट किया कि वो फॉल हो जाएगी और या बहुत राइज हो जाएगी। So all these are general statements that we give about anything. So they are also given in the future tense. Example, the Sensex will crumble down as the oil prices are rising। कि प्राइस, ऑयल की प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो सेंसेक्स क्या होगा, crumble down कर जाएगा। तो again we are giving a statement about a future। So again you can see here that with will we are using the verb first form, will crumble। The fourth case, this is actually not a case, it is telling about that we can use going to also for suggesting an action or decision that was made earlier to do something in the near future। So it is a case of present continuous। मैंने बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस व्हेन वी वर डूइंग दैट, जो काम फ्यूचर में होने वाला है उसको भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिख देते हैं कभी कभी, आई एम गोइंग टू डू दिस, तो वहां पर एम गोइंग या इज गोइंग लगाकर वी रिफर टू एन एक्शन दैट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि विद यू बाय यूजिंग गोइंग टू also we can talk about a decision or intention that will be done in the future। फ्यूचर में कोई करने वाले काम को भी हम इस तरह गोइंग टू से शो कर सकते हैं। Example, the teacher is going to distribute chocolates on the occasion of Children's Day। यानी कि जब चिल्ड्रंस डे आएगा फ्यूचर में तो टीचर क्या करेगी, चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। ओके, सो दिस इज नॉट अ केस ऑफ सिंपल फ्यूचर बट इट इज बीन इंक्लूडेड बिकॉज प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज आल्सो यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग सिंपल फ्यूचर। ठीक है, तो ये कोई चौथा केस नहीं है, इट इज जस्ट लाइक अ नोट दैट यू शुड रिमेंबर that for that using going to also we can talk about the future tense। okay, clear। तो future tense हम लोग बात करते हैं काम होगा, simple present काम होता है, simple past काम होता था या हो गया, and simple future काम होएगा। I go to market, I went to market, I will go to market। one is simple present, one is simple past and one is simple future। मैं मार्केट जाता हूं, मैं मार्केट गया था, मैं मार्केट जाऊंगा। ओके, सो दिस इज योर सिंपल फ्यूचर। आई थिंक इट्स क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फॉर्म, दैट इज द ओके। सो लेट मी गिव यू फर्स्ट इट्स स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर? One, okay, we have still many things to do before doing future continuous। The topic has not ended yet। One more example is here, Sohan is going to shift to Agra। Again एक काम है जो फ्यूचर में होने वाला है तो उसको हमने is going से रिप्रेजेंट किया है। Similarly we also use going to form going to form we use
going to form to predict a future action when there's clear indication that it will happen. कोई ऐसी चीज जो फ्यूचर में होनी है, ये पूरी तरीके से कंफर्म्ड है. So for that also we use going to. Example, the baby is going to catch a cold because it is not wearing a cap. बेबी को ठंड लग जाएगी क्योंकि इसने कैप नहीं पहनी हुई है. तो इट इज वी आर प्रेडिक्टिंग अ फ्यूचर एक्शन व्हेन देयर इज क्लियर इंडिकेशन दैट इट विल हैपन. पूरा इंडिकेशन मिल रहा है कि हाँ ये काम तो हो ही जाएगा. तो इन दैट केस आल्सो वी यूज गोइंग टू. ठीक है. नाउ वी विल स्टडीिंग सम यूजेस ऑफ विल. where we use will. First of all, will is used when we decide to do something at the time of speaking. Acha, before that let me give you the structure for the simple present tense. So here the structure will be subject plus will or shall plus verb first form plus object. Subject plus will or shall plus verb first form plus object. So example, the girls will dance no the girls will cook the dinner. So in this case you can see the girls is the subject, then we have the will, then we have the verb first form that is cook, and then we have the object. So this is how we make the simple present form. Okay, अब will और shall क्या difference है, we will read and find out. So first of all, when we decide to do something at the time of speaking, जिस समय हम लोग बोल रहे हैं उसी समय हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि इस काम को हम लोग करेंगे, पूरा कंफर्म हो गया कि ये काम हम करेंगे, तो वहां पर लोग will का यूज करते हैं. एग्जाम्पल, I will have a glass of orange juice. तो ये इसने पूरा क्लियर बता दिया कि उसे ये एक ग्लास ऑरेंज जूस पी रहा है, तो यहाँ पर हम लोग will का यूज करते हैं. सेकेंडली, she will lie down for some time as she is tired. वो कुछ टाइम के लिए लेटेंगी बिकॉज वो टायर्ड हैं. ठीक है. तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि आगे क्या होने वाला है. सेकेंड केस, to express something that will definitely happen, something that cannot be changed, change something or which we do not have any control. कोई ऐसी चीज जो होकर ही रहेगी, if we want then also we cannot control, it is definite कि वो होगा ही होगा. तो in these cases also we use will. Example, the scheme will be launched next month. तो it has already been decided, ये डिसाइड हो चुका है कि अगले महीने ये स्कीम लॉन्च होगी. ठीक है. It cannot be changed, उसको बदला नहीं जा सकता. तो for the such cases we use will. One more example, the buses will not ply tomorrow due to strike. Ply means run. The buses will not run tomorrow due to strike. तो ये भी एक ऐसी चीज है जो फिक्स हो गई है और ये आने वाले टाइम पे चेंज नहीं होगी. यानी कल की बात करें तो कल तो स्ट्राइक है, तो कल तो बस नहीं चलेगी. तो just decided already कि that will happen tomorrow, that cannot be controlled. तो ऐसी चीजों को हम लोग will में लिखते हैं. Okay? The third case, to express the views of the speaker. जब जो बात कर रहा है the speaker
if we want to express what he's trying to say, वो क्या कहना चाह रहे हैं, then that case also uses will. I will consult a specialist for my eye problem. So यहाँ पर स्पीकर कह रहा है, अपने व्यूज दे रहे हैं कि हम जो है एक आई स्पेशलिस्ट से मिलेंगे अपनी प्रॉब्लम के लिए, ठीक है. फिर I will not go for a walk as it is very humid. मैं वॉक पर नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा ह्यूमिड है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है. तो वो अपने व्यूज दे रहे हैं. तो फॉर एक्सप्रेसिंग आवर व्यूज द स्पीकर यूजेस will. Okay. The fourth case, to offer to do something. When we are offering that I want to do something, I will do this for you, मैं तो आपके लिए काम करूंगा, then that also comes, there also we use will. Example, I will make a cup of coffee for the guest. तो खुद उसने ये ऑफर दिया है कि वो क्या करेगा, गेस्ट के लिए कॉफी बनाएगा. So in that case also we use will. ओके तो कोई चीज जो 100% श्योर होती है, स्पीकर श्योर होता है कि वही वो काम करेगा, वो तो वहां पर हम लोग लगाते हैं will. ठीक है, that was the fourth case. Then the fifth case. This was the fourth one and this is the fifth one. To request somebody to do something. When we are requesting कि मेरे लिए please ये काम कर दो, then also we use will. Will you bring my bag please? ठीक है, तो किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर हम लोग will लगाते हैं. Sixth case, to promise to do something. जब हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि हम ये तुम्हारे लिए करेंगे पक्का, then also we use will. I will bring a golf set for you. तो उसने प्रॉमिस किया है कि हम जब आएंगे तुम्हारे लिए लेकर आएंगे, ठीक है, या आने वाले समय में तुमको यहाँ ले चलेंगे, या अगले साल हम लोग इस ट्रिप पे चलेंगे. तो ये जो प्रॉमिस हम दे रहे हैं, there also we use will. Then these days shall is mainly used to ask questions, to give suggestions or to make offers. So when हम we are asking any question, हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं या किसी को कोई सजेशन दे रहे हैं कि तुम्हें ऐसा कर लेना चाहिए, तुम्हें वैसे कर लेना चाहिए, और हम ऑफर दे रहे हैं कि कहते हैं would shall we come with you, ऐसा कोई ऑफर दे रहे हैं. तो in all these cases हम लोग क्या यूज करते हैं, shall यूज करते हैं. Okay. And apart from that, one more case is there when we are not 100% sure about something. किसी चीज के लिए हम श्योर नहीं है पूरी तरीके से, then also we use shall. अगर जिस चीज के लिए हम पूरा 100% श्योर है, then we use will, right? I will come to pick you up, कि मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा, वो श्योर है इस बात के लिए. But when the sentence says I shall come to pick you up, तो यहाँ पर वो थोड़ा बहुत डाउट में है, ठीक है, वो 100% इस बात का श्योरिटी नहीं दे सकता कि वो आएगा कि नहीं आएगा. So that is the difference between will and shall. तो let's see how an offer is made. Shall I lay the table for dinner? तो अपने से वो ऑफर दे रहा है कि क्या मैं टेबल लगा दूं डिनर के लिए. So for offers we use shall. Secondly, for give a suggestion, shall we take the children to the circus this Sunday? तो उसने सजेशन दिया कि क्या हम लोग संडे बच्चों को सर्कस ले चलें. तो again we are using shall. And the third case, when it is asking a question, shall we leave now? क्या हम लोग जा सकते हैं? तो again we are using shall. So for questions, for suggestions and for offer we use shall. Apart from these, in all these and other cases we use will. Will का तो ऐसा है कि फिर हम लोग will और shall दोनों ही क्वेश्चन पूछने में यूज हो जाता है, ठीक है. So they are interchangeable. So this was all about how we can use will and shall. ठीक है, I hope the things are clear. Next we move to the next form, that is the future continuous tense. A very small topic is there because only 2-3 uses are there. सबसे पहले future continuous tense होता क्या है? So like in present continuous, that thing was happening just before us. वो एक्शन हमारे आंखों के सामने हो रहा था. पास्ट कंटिन्यूअस में एक्शन पास्ट में हो रहा था
और क्या कहते हैं, नाउ कम्स द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ टाइम इन द फ्यूचर व्हेन द एक्शन विल बी गोइंग ऑन। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम उस टाइम की बात कर रहे हैं, आने वाले समय में, जिस समय वो काम चल रहा होगा। ठीक है, तो इफ आई से आई विल गो टू मार्केट, तो इसका मतलब कि मैं मार्केट जाऊंगा। अब मैं मार्केट अभी जाऊंगा कि थोड़ी देर बाद जाऊंगा कि शाम को जाऊंगा, कोई भी टाइम हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने फिक्स कर दिया है कि मैं 5 बजे मार्केट जाऊंगा, तो जब शाम की 5 बजे की बात करेंगे, 5:10 की, 5:15 की बात करेंगे, तो क्या बोलेंगे, आई विल बी गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूंगा। ठीक है, यानी कि यहां पर क्या है, यहां पर एक्शन इज गोइंग ऑन, यहां पे एक्शन चल रहा है। So when the action is going on, then that is our continuous tense. Okay, so here what happens, here will or shall तो लगते ही है, but because it is a continuous tense, so with that we will use ing form. तो जैसे हर जगह continuous में ing form लगती है, in the same manner here also we will use the ing form of the verb. Now let's see the cases where future continuous is used. So first of all, to indicate an action that will be going on in the future. Already मैंने बता दिया कि कोई ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होगा उसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस लगाते हैं. एग्जाम्पल, शी विल बी ज्वाइनिंग अ कोचिंग सेंटर फॉर ट्यूशंस. तो वो जो है आने वाले टाइम में कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर रही होगी फॉर ट्यूशंस पढ़ाने के लिए. सो विल बी ज्वाइनिंग, हियर वी हैव विल and then we have be and then we have the verb ing form. So remember, in the future continuous tense we have to use one more helping verb, that is be. अभी तक प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और पास्ट कंटिन्यूअस में हम लोग am, is, are और was और were का यूज करते हैं. But when we talk about the future continuous tense, then we have to use be in between, will or shall, उसके बाद be and then the verb ing form. तो we will be joining, she will be coming, I will be going, they will be dancing. तो in all these cases will or shall, then be and then verb ing form. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, काम हो रहा होगा. ठीक है. सेकेंड केस, to refer to a pre-scheduled future plan. कोई ऐसा प्लान जो पहले से बना हुआ है आने वाले फ्यूचर के लिए, जिसे हम लोगों ने सिंपल फ्यूचर में भी देखा था. The same thing can also be said in future continuous tense. भी उस बात को बोला जा सकता है. Example, the manager will be meeting the new clients on Monday. कि मैनेजर न्यू क्लाइंट से मंडे को मिल रहे होंगे, will be meeting. इसको कहने का एक तरीका ये भी है कि the manager will meet the new clients on Monday. कि मैनेजर नए क्लाइंट से मंडे को मिलेंगे, वो हो गया सिंपल फ्यूचर. But this can also be written like the manager will be meeting, या कि वो मंडे को क्लाइंट से मिल रहे होंगे. ओके, सो दिस इज योर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. थर्ड केस, टू रेफर टू अ लॉन्गर ऑन गोइंग फ्यूचर एक्शन इंटरप्टेड बाय अनदर शॉर्टर फ्यूचर एक्शन. ठीक है, अब फ्यूचर में दो एक्शन चल रहे हैं, उनमें से एक लंबा चलने वाला एक्शन है और एक छोटा चलने वाला एक्शन है. तो व्हेन वी रेफर टू अ लॉन्गर गोइंग ऑन फ्यूचर एक्शन and it has been interrupted by another short future action, then we also use future continuous tense. कैसे? She will be studying when you reach home. तो here will be studying, this is your longer action. यहाँ पे सोहन जो पढ़ रहा है ये लंबे समय से पढ़ रहा है, तो it is a longer action. और इसको इंटरप्ट किया किसने? दूसरे एक्शन ने, that is reaching home. ठीक है, तो ये एक छोटा काम है. दिस इज अ वर्क ऑफ शॉर्टर एक्शन, शॉर्टर फ्यूचर एक्शन, एंड दिस वन इज अ लॉन्गर गोइंग ऑन फ्यूचर एक्शन. तो व्हेन इट इज बीइंग इंटरप्टेड बाय द शॉर्टर वन, तो पहले वाले को जो लंबे चलने वाले काम है उनके लिए हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस लगाएंगे. सोहन विल बी स्टडीइंग व्हेन यू रीच होम. जब तुम घर पहुंचोगे सोहन पढ़ रहा होगा. सोहन विल बी स्टडीइंग. ठीक है. So in all these cases, we will use verb ing form. Before that will be be, and before that will or shall. ठीक है. So
let's write down the structure. What is the structure of the future continuous tense? So here first of all we'll have the subject, then we'll have will or shall, then be, then verb ing form, and then the object. And then we'll have the object. So let's take an example. The teachers will be preparing the question paper. Teachers question paper prepare कर रहे होंगे. So here the teacher is the subject, then we have will, then we have be, then the verb ing form, and at the last we have the object. So this is the structure of a present future continuous tense. ठीक है? So just go through it. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Otherwise it's very easy. There's nothing so much to be doubtful about, and something that already you have done before. Okay, so we'll keep it till here for today, and we'll be finished doing the next two forms in the next term, and we'll be finishing the topic. Okay, thank you class. We'll meet on the next video.